अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑडिट के ऊपर वो है ISA 240 फ्रॉड एंड एरर। सो आज हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि फ्रॉड को एरर के साथ कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एरर्स होते हैं, एरर्स आर अनइंटेंशनल mistakes or misstatements in the financial statements, whereas the frauds are intentional misstatements or mistakes in the financial statements. So हम स्टार्ट करते हैं इससे। इस स्टैंडर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि टू डिस्कस द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, to provide such procedures that auditor should perform when the fraud or error occurred or is suspected to have occurred. अब एरर की डेफिनेशन में अगर हम देखें तो एन अनइंटेंशनल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? आपकी बैलेंस शीट होती है, आपकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट होती है, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, आपकी नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। अब इसकी जो काइंड्स होती हैं वो होती हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर एंड द एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। आपने ये एरर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अपने अर्लियर सेमेस्टर्स के अंदर पढ़े होंगे। हम थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि ये एरर जो है ये क्या चीज होती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल ये होता है कि आपने अगर कोई एसेट परचेज किया है तो जब भी आप एसेट परचेज करते हैं तो उसकी आप ट्रांजैक्शन क्या करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने बिल्डिंग को बाय किया है तो बिल्डिंग की आप क्या एंट्री करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे या अकाउंट्स पेबल को आप क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग आपका एक कैपिटल एसेट है। ठीक है, लेकिन अगर हुआ ये कि अकाउंट्स के अंदर आपने क्या किया कि आपने बिल्डिंग टू बैंक करने की बजाय आपने बाय मिस्टेक, आपने गलती से क्या कर दिया, उसको परचेजेस टू बैंक कर दिया। अब आप ये देखिए कि आपने क्या किया कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रिकॉर्ड नहीं किया जबकि एक आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को उसके अगेंस्ट बुक कर लिया। इससे आपका ट्रायल बैलेंस आउट नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि आपका जो एक एसेट है वो अंडरस्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब एसेट अंडरस्टेड हो जाएगा, एसेट एक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो ना तो वो एसेट अपॉन कंप्लीशन कैपिटलाइज होगा, ना ही उसके ऊपर क्या होगा फिर आपकी जो है ड्यूरिंग द एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप उसको डेप्रिसिएशन उसकी बुक कर सकेंगे। तो इसमें आपकी बहुत सारी प्रेजेंटेशन जो होगी वो गलत आपकी साबित हो जाएगी। उसमें आप क्या करते हैं कि आप जब उसकी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री करते हैं तो क्या चीज गलत डेबिट हुई है वो है परचेजेस, और क्या चीज एक्चुअल डेबिट नहीं हो सकी वो क्या बिल्डिंग। तो आप जो एक्चुअल डेबिट हुआ है वो परचेजेस है वो गलत है, परचेजेस आपका क्रेडिट हो जाएगा, और जो आपका एक्चुअल डेबिट बुक नहीं हो सका वो बिल्डिंग है, तो इसकी जो रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी वो होगी बिल्डिंग टू परचेजेस। सो दिस इज व्हाट योर एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां आपने एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया या कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने ट्रीट कर दिया। द सेकंड एरर इज एरर ऑफ ओमिशन। आप एक जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना ही भूल गए। फॉर एग्जांपल हम इसी जर्नल एंट्री की एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने जब बिल्डिंग बाय की तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी थी? आपकी बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट अपने ने हिट करना था और क्रेडिट किसको हिट करना था? बैंक को या अकाउंट्स पेबल को। जब हम ये ट्रांजेक्शन करना ही भूल गए तो आप ये देखिए कि आपकी डेबिट साइड भी जो है वो भी अंडरस्टेड होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 मिलियन की बिल्डिंग बाय की थी तो 10 मिलियन से आपकी डेबिट साइड जो है वो अंडरस्टेड होगी, और 10 मिलियन से ही अगर आपने ज़ाहिर है अपने जर्नल एंट्री बुक नहीं की तो आपका क्रेडिट भी बुक नहीं हुआ। इसमें मीन के बैंक अकाउंट या अकाउंट्स पेबल अगर आपने क्रेडिट पे बाय किया तो वो भी आपका अंडरस्टेड हो गया। इससे भी आपका जो होगा ट्रायल बैलेंस वो क्या होगा? वो आउट नहीं होगा। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन ये होता है कि आपका जो बुक कीपिंग एजेंट होता है, जो आपका क्लर्क होता है, वो जब किसी भी हेड ऑफ अकाउंट को पंच कर रहा होता है, बुक कर रहा होता है, तो उसने क्या किया? फॉर एग्जांपल अगर आपने सेल्स की है, क्रेडिट सेल्स की है, तो आपकी जो जर्नल एंट्री पास होनी चाहिए वो क्या है? अकाउंट्स रिसीवेबल टू सेल्स। अब या अकाउंट रिसीवेबल आपने सेल्स किससे, आपका अकाउंट रिसीवेबल किससे आना है? अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या किया कि आपने अकाउंट रिसीवेबल को तो सही बुक कर दिया है, अकाउंट रिसीवेबल को तो आपने सही बुक कर दिया है, लेकिन ये कि जो इसके सेकंड कोरस्पॉन्डिंग एंट्री है, फॉर एग्जांपल अगर आपने सेल की बजाय आपने मिस्टर एक्स वाई जी एंड कंपनी को आपने क्रेडिट कर दिया है, तो दिस इज व्हाट एरर ऑफ कमीशन। उसके बाद जो आपका कंपनसेटिंग एरर होगा, कंपनसेटिंग एरर ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल एक एरर जो होता है वो कंपनसेट कर जाता है बाय द सिमिलर अमाउंट इन एनी अदर हेड ऑफ अकाउंट, सॉरी। अब इसमें आप ये देखिए कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सैलरीज का कोई एक्सपेंडिचर है 10,000 और आपके पास वेजेस का एक्सपेंडिचर है से कि 5,000,
तो जब आप उसको बुक करने लगे तो बुकिंग जो आपका बुक कीपर है उसने क्या कर दिया कि उसने 10,000 प्लस 5,000 दोनों वेजेस में आपने उसने बुक कर दिए। अब हुआ ये कि आपका जो एक्सपेंडिचर है ऐसे वेजेस वो ओवरस्टेड हो गया 10,000 जो कि सैलरीज में बुक होना चाहिए था, और जो सैलरीज एक्सपेंस है 10,000 वो चूंकि रिकॉर्ड ही नहीं उसका तो वो एक अंडरस्टेड हो गया। इससे ट्रायल बैलेंस आउट नहीं होगा, लेकिन आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन है वो उसमें क्या हो जाएगी, वो इसमें सही प्रेजेंट नहीं कर सकेगी। वजह ये है कि वेजेस जो होता है वो उसको आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में या आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप लिख रहे होते हैं। अब आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है या आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने सैलरीज का जो ₹10,000 था वो भी बुक करके अपने वेजेस के अंदर। तो जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अंडरस्टेट हो जाएगा। नो डाउट कि इससे आपकी नेट प्रॉफिट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा होगा, आपका ट्रायल बैलेंस इससे आउट नहीं हो रहा होगा, दोनों उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड मुकम्मल आ रही है। लेकिन बात अगेन यही है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो फिर फेयर प्रेजेंटेशन नहीं रहेगी। एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। अब एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन की बात जब हम करते हैं तो उसमें ये कि आपके जो फिगर्स होते हैं, जो अकाउंटिंग फिगर्स होते हैं, जब आप उसको पंच कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, ऐसे कि सिस्टम के अंदर जब आप कीबोर्ड को प्रेस कर रहे होते हैं तो कोई चीज आप उसको रॉन्गली पोस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक सेल्स की है, अकाउंट्स रिसीवेबल टू सेल्स किए हैं, तो अकाउंट फॉर एग्जांपल ये आपने किया है 195,000 की आपकी सेल्स हैं, तो आपकी जनरल एंट्री डेबिट होनी चाहिए अकाउंट रिसीवेबल 195,000 से, और आपकी क्रेडिट एंट्री होनी चाहिए, सेल्स जो भी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए आपकी 195,000 से। लेकिन जब आपने सिस्टम के अंदर पंच किया, फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट्स रिसीवेबल को तो सही बुक कर दिया 195,000 से, लेकिन जब आप सेल्स को आप करने लगे तो आपने उसको 195,000 की बजाय आपने उसको 159,000 पंच कर दिया। मतलब जो 9 और 5 का फिगर है उसको आपने आगे पीछे कर दिया। तो इससे क्या होगा कि अकाउंट्स रिसीवेबल तो सही बुक हो गए, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपकी जो सेल्स हैं वो क्या होगी, आपकी अंडरस्टेड होगी। और ये क्या होता है, इसको कहते हैं एरर्स ऑफ ट्रांसपोजिशन। मतलब आपके डिजिट्स होते हैं थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं, और याद रखिए कि ये इन दोनों का जो वेरिएंस होगा, फॉर एग्जांपल 195,000 का और 159,000 का, वो इट कम्स टू लाइक 36,000 36,000 को। और इस एरर का क्वालिटी जो होगी कि ये एरर जो होगा, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, दैट शैल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 9। जो भी वेरिएंस होगा वो 9 से वो डिविजिबल होगा, मतलब राउंड फिगर आएगा, उसमें कभी भी पॉइंट का फिगर नहीं आएगा, आंसर इन पॉइंट्स कभी भी नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं फ्रॉड की। Fraud refers to an intentional act by one or more individuals among management, those who are charged with governance, employees, or third parties, involving the use of deception to obtain unjust and illegal advantage and thus causing material misstatements to financial statements. याद रखिए, फ्रॉड जो होता है वो हमेशा वेल प्लान्ड होता है, इसको पकड़ना जो होता है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो फ्रॉड इन्वॉल्विंग one or more members of the management or those who are charged with the governance is referred to as management fraud, and fraud involving employees only is referred to as employee fraud. फ्रॉड जब भी होगा, एक टेक्निकल के इसमें लोग होंगे, इसमें फाइनेंस के लोग होंगे, जब तक ये आपस में कोलैबोरेट नहीं करेंगे तब तक फ्रॉड मुमकिन नहीं है। सिर्फ फाइनेंस का बंदा फ्रॉड नहीं कर सकता अकेला, और इसी तरह सिर्फ टेक्निकल का बंदा अकेला फ्रॉड नहीं कर सकता। जब तक इनके अंदर एक कोलैबोरेशन नहीं होगी ये फ्रॉड मुमकिन नहीं होता। ठीक है, इसको पकड़ा जा सकता है। अब देखेंगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं फॉर द डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, वो किसके साथ लाई करी होती हैं। The primary responsibility for the prevention and detection of fraud and error rests with the management. This responsibility may be reduced by the implementation of an adequate system of internal controls. जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिटेक्शन की एंड प्रिवेंशन की फॉर द फ्रॉड एंड एरर, वो मैनेजमेंट की होती है। ठीक है, अब वो कैसे इसको ओवरकम कर सकती है, उस इदारे के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स होने चाहिए। मेरे ख्याल है कि हमने इससे अर्लियर लेक्चर में हमने इस चीज को डिस्कस किया होगा कि इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर जो है इधर दे आर इन एग्जिस्ट करें एंटिटी के अंदर कि नहीं करें। अगर एग्जिस्ट करें तो क्या वो वेदर वो एफिशिएंटली ऑपरेट हो रहे हैं, अगर वो एफिशिएंटली एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और एफिशिएंटली ऑपरेट भी हो रहे हैं तो क्या वो पूरे काउंटिंग पीरियड में अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सो दिस इज व्हाट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स। It is not the it is not the duty of the auditor to detect fraud and error, but he must carry out his work in such a way that by reasonable assurance that fraud and error doesn't exist, or if it exists, its effect has been
properly accounted for. ये कभी भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो इन चीज़ों को कि वो इसको डिटेक्ट करे या प्रिवेंट करे, लेकिन उसको अपने ऑडिट प्रोसीजर्स इस तरह से परफॉर्म करने चाहिए कि या तो इनके चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाएंगे, या तो ये होंगे नहीं, एरर फ्रॉड बचेंगे नहीं, अगर होंगे तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और इनका इम्पैक्ट क्या होगा, वो मटेरियल नहीं होगा टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Due to the inherent limitations in the audit, if error or fraud has been discovered in the current period pertaining to the previous period, it does not mean auditors failed to perform his duty. The point which will decide the matter shall be whether or not the auditor has performed their work with reasonable care and skill. For example, हमारे प्रीवियस ईयर का जो ऑडिट था 2019 का, जब उसको ऑडिट किया, उसकी रिपोर्ट अब हमने आ गई है, वो सब ओके है, लेकिन उसके अगर जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायग्नोज होती हैं 2020 में, फाइनेंशियल ईयर 2020 में, कि इसमें वो जिससे हमें ये लगता है कि वो जो ऑडिटर ने काम सही नहीं किया, ऐसी बात नहीं होती. हमें सिर्फ ये देखना होता है कि ऑडिटर ने काम जो है प्रॉपर केयर के साथ, प्रॉपर स्किल के साथ किया है या नहीं किया. ये क्यों नहीं हो सकता, ये इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं. ऑडिटर जो होता है, एक्सटर्नल ऑडिटर, कभी भी वो 100% अपने ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं कर सकता ड्यू टू दैट टाइम रिस्ट्रिक्शन, जिसको आप टाइम बजट्स पे कहते हैं, क्योंकि ऑडिटर को आप टाइम देते हैं 1 माह का, 2 माह का, इवन 3 वीक्स का, कि इसके अंदर आपने ऑडिट करके देना है, तो कभी भी 100% वॉचिंग या वेरिफिकेशन नहीं कर सकता. दिस इज अ काइंड ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. और इसके अंदर ह्यूमन जजमेंट भी होती है. कोई किसी भी वी आर ऑल ह्यूमन, कोई भी 100% जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर डेफिशिएंसीज होती हैं. तो ह्यूमन एरर भी आ सकता है, ह्यूमन जजमेंट का एरर भी आ सकता है, और अदर इनहेरेंट लिमिटेशंस लाइक के टाइम बजट्स की रिस्ट्रिक्शंस भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ एरर्स जो होते हैं वो ऑडिटर्स की नजर से भी एस्केप हो सकते हैं. बट इसका मतलब अगेन ये नहीं है कि उसने अपना काम जो है ईमानदारी के साथ नहीं किया. सिर्फ ये देखा जाएगा कि क्या उसने अपनी रिक्विजिट स्किल जो थी उसके अंदर, उसने उसके साथ रीजनेबल केयर के साथ काम किया है या नहीं किया है. नेक्स्ट इज, and now this is what the examples of fraud and irregularities. Misappropriation of assets. For example, हमने assets को misappropriate किया है. कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल एंड नॉट रिकॉर्डेड. अगर हमने किसी क्रेडिट डेटर से पैसे रिसीव किए हैं तो उसको हमने पंच नहीं किया. अगर तो ये वन टाइम हुआ है तो इसको तो हम एरर ऑफ ओमिशन में ले सकते हैं कि हमने ये रिकॉर्ड नहीं. लेकिन अगर ये मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, तो देन ऑडिटर को ये सोचना पड़ेगा कि भाई देयर इज समथिंग जो है ना रॉन्ग, कि ये बार बार इस तरह आ रहा है, तो इसमें कोई ना कोई फ्रॉड का एलिमेंट हो सकता है. मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. इन्वेंटरीज आर ओवरस्टेटेड. इन्वेंटरीज, सी IAS2 जो है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, कहता है कि आपका जो इन्वेंटरी है दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV. अगर हमने अकाउंटिंग पॉलिसी से डेविएट किया है, अगर हमने उसको ऐसे नहीं किया, हमने इन्वेंटरीज की वैल्यूज को ओवरस्टेट किया है, याद रखें जब भी हम इन्वेंटरीज की वैल्यूज को ओवरस्टेट करेंगे तो क्या होगा. अगर हम क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर 10,000 है, अगर उसको हम 20,000 से पंच कर देंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इससे क्या होगा, उससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, वो 10,000 से ओवरस्टेट हो जाएगा. जब ग्रॉस प्रॉफिट ओवरस्टेट होगा तो नेट प्रॉफिट पे भी इसका इंपैक्ट आएगा. जब इससे आएगा तो इसको यूजर्स को जो है गलत किस्म की डायरेक्शन जाएगी. तो दिस इज व्हाट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स और इन्वेंटरीज ओवरस्टेट की क्या है, एक एग्जांपल है. ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड एज बिजनेस इनकम. ठीक है, हमने ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन हमने इसको भी डिस्कस किया. हमने एक बिल्डिंग को बाय किया तो हमने उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, या अगर हमने कोई सेल्स रिकॉर्ड की तो हम उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए एज ए बिजनेस इनकम. तो दिस इज व्हाट मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स. फिक्टिशियस ट्रांजैक्शंस, मशकूक ट्रांजैक्शंस. गुड्स नॉट परचेज बट शो इन बुक्स आर गुड परचेज. हमने एक चीज परचेज ही नहीं की. एक चीज अगर हमने परचेज ही नहीं की तो पेमेंट किस चीज की. तो जब आपने पेमेंट उसको फेक पेमेंट शो करेंगे तो जाहिर है कि आप किसी क्रेडिटर्स को मैक्सर XYZ कंपनी को पेमेंट कर रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि वो पेमेंट जो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं हुई, वो सम किसी की पर्सनल पर्पस के लिए वो पेमेंट्स हो रही हैं. फिक्टिशियस मशकूक ट्रांजैक्शंस. मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. एक अकाउंटिंग पॉलिसी को आपने अच्छे से आपने सही तरह से अप्लाई नहीं किया. स्टॉक्स आर नॉट वैल्यूड एट एवरी कॉस्ट. ठीक है, या अब देखिए स्टॉक्स की वैल्यूएशन के मेथड कौन से होते हैं. आपका FIFO होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. आपका लाइफ होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. और आपका एवरेज कॉस्टिंग होती है. तो आपने उसको एवरेज कॉस्टिंग पे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जो मैंने अपने 18 to 20 ईयर्स की जो अपने पब्लिक सेक्टर के अंदर जो मैंने ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं, वो सारी की सारी ज्यादा किस पे कर रही होती है, एवरेज कॉस्टिंग के ऊपर आपके इन्वेंटरीज को रिकॉर्ड कर रही होती हैं. अब अगर हम इसकी फ्रॉड की जो फर्दर इसकी अगर हम इसकी डिटेल्स में जाएं, तो हम दो टर्म्स आज डिस्कस करेंगे मजीद. टीमिंग एंड लेडिंग एंड द विंडोज ड्रेसिंग. टीमिंग एंड लेडिंग क्या होती है कि आपका जो कैशियर होता है वो कैश में मिस एप्रोप्रिएशन कर रहा होता है. ठीक है, वो कैसे कर रहा होता है, लेट्स सी. टीमिंग एंड लेडिंग.
This term is used by the auditors for a practice of embezzlement of certain funds of an enterprise on continuous basis. However, embezzlement is not permanent. In teaming and lending, funds of the enterprise are used by the cashier for personal use, and at the same time, he manages to hide the embezzlement also. For example, ऐसा कैसे होता है कि वो embezzlement भी कर रहा होता है और उसको ज़्यादा अरसे तक उसको long outstanding भी रहने नहीं देता. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक सेल्स की है, अकाउंट्स रिसीवेबल टू सेल्स, अब वो कौन है? ए टू सेल्स, मैसेज ए टू सेल्स, फिर आपने बी को भी सेल्स की होंगी, मैसेज बी टू सेल्स, मैसेज सी टू सेल्स. तो जब आपके पास मैसेज ए से पैसे आए, तो वो पैसे आए, चेक आए, जो भी है, तो क्या हुआ कि वो कैशियर ने अपने यूज में ले लिए, वो पैसे खुद यूज कर लिए, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया. ऑन द अदर हैंड, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 वीक, जब मैसेज बी की तरफ से पेमेंट आई, तो उसने बी की पेमेंट रिकॉर्ड करने की बजाय वो पेमेंट पंच कर दी एक कलेक्शन अकाउंट में से ना, कि वो पैसे ए की तरफ से आए हैं. फॉर एग्जाम्पल, उसने जो एंट्री करनी थी कैश टू बी, लेकिन उसने कहा थी कैश टू ए. अब इससे क्या होगा, जो उसने पैसे ए के यूज किए हुए थे, अब वो ज्यादा देर तक आउटस्टैंडिंग, अल्टीमेटली वो बुक्स में आ गए हैं, और बी जो कि रिसेंट पेमेंट है. इसी तरह जब सी से पैसे है, तो वो बी में पंच कर दिए. तो लाइक थिंग्स लाइक दिस, इस तरह हैपन होता है. दिस इज व्हाट टीमिंग एंड लेडिंग. For example, when money is received from customer A, the amount is misappropriated. On receiving from money from customer B, the same is credited to A's account, so that amount is not shown outstanding for a very long period of time to arouse anyone's suspicion. The embezzlement and falsification of records is thus continued. ठीक है? The next term is the windows dressing. अब जो विंडोज ड्रेसिंग होती है, वो क्या होता है कि आप एक अनफेवरेबल, आप एक अपने अकाउंट की, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फेवरेबल पिक्चर शो कर देते हैं मोर देन इट इज एक्चुअली इज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एज ए स्टूडेंट आप लोग क्या करते हैं कि जब आप फॉरेन स्टडीज के लिए अप्लाई करते हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर, तो आपको सबसे क्या चीज़ चाहिए होती है? आपको एक सबसे पहले एक तगड़ी सी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है. आपको भी अपनी फैमिली को रिक्वेस्ट करते हैं, अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि यार ऐसा करो कि कुछ अमाउंट जो है मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, नेक्स्ट डे मैं आपको वापस ट्रांसफर कर दूंगा. लाइक इस तरह आप डिफरेंट किस्म के ट्रांजैक्शन अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर शो कर रहे होते हैं. दिस इज व्हाट विंडो ड्रेसिंग. Window dressing refers to an intentional steps taken by the management to show a more favorable picture of the enterprise financial position than its actual. It is generally concerned with liquidity position of the enterprise. The auditor should ensure that there is no window dressing. अब इसकी एग्जांपल्स क्या होती है विंडो ड्रेसिंग की? एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो हम अपनी रियल टाइम में देखते हैं कि हम एज ए स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, आप लोग एज ए स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, तो अपनी बैंक स्टेटमेंट को अच्छा बनाने के लिए एक फेक किस्म के ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, फ्रेंड से पैसे लेते हैं, नेक्स्ट उसको वापस कर देते हैं, क्योंकि आप वो उसको दिखा देते हैं कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हमारे पास पैसे जा रहे हैं अकाउंट्स के अंदर से. नेक्स्ट जिसको फर्दर एग्जांपल्स हो सकते हैं वो क्या है? Items requiring particular attention are larger deposits received shortly before the year end and repaid shortly thereafter. Before 30 जून आपके पास larger deposits आ गए. कहाँ से आ गए इसकी डिटेल्स तो बाद में आएंगे, लेकिन जैसे ही आपका जून कंक्लूड हुआ, आपने 1 जुलाई को वो पेमेंट पे से रिलीज कर दी, वो अकाउंट से आपसे निकल गए. जो आपके 30 जून की प्रेजेंटेशन आपके पास प्रेजेंट हो रहे हैं फंड्स, वो तो ऑब्वियसली आपके 30 जून की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो अब नेक्स्ट 30 जून को होगा ना, तो नेक्स्ट इमीडिएट इन जुलाई के फर्स्ट वीक में वो निकल जाते हैं. दिस इज व्हाट दिस इज fictitious transactions, a kind of transactions which are suspicious. So larger mortgage payments received shortly before the year end and readvance on the same property. आपने एसेट्स को मॉर्गेज कर दिया बिफोर द ईयर एंड, आपने जून में कर दिया, इसको मॉर्गेज कर दिया एंड देन उसको आपने एडवांस कर दिया अगेन जुलाई के अंदर. अनयूजुअल डिले इन मेकिंग पेमेंट्स, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं की जून के अंदर, मतलब फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने उसको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे पास जो है ना कैश की बहुत अच्छी फेवरेबल पोजीशन है, हमारे पास फंड्स की लिक्विड पोजीशन बहुत अच्छी है, आपने पेमेंट्स को जानबूझ के डिले किया. तो दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ फिक्टिशियस ट्रांजैक्शंस, अ काइंड ऑफ विंडो ड्रेसिंग. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा. हमने फ्रॉड एंड एरर के ऊपर ISA 240 है, इसको हमने डिस्कस किया, ये आपको समझ आया होगा. आप कहीं से भी पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़ें, ISA 240 के मतलब कुछ भी पढ़ें, कोई ऐसी चीज जो कि आप समझते हैं कि जो हमने डिस्कस नहीं की या विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ अपने मसाइल, अपने क्वेश्चंस को शेयर कीजिएगा. आई विल डू माय बेस्ट टू आंसर all queries arising on your part in the question answer session. थैंक यू वेरी मच. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.